ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत साथियों अपन ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति और और उसका विकास से संबंधित जो बिंदु था विद्यार्थियों, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उस पर फिर जो मंडल थे अपन ने कल पढ़े थे विद्यार्थियों, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, उनके बारे में अपन ने बात है वो दो तीन क्लासों के अंदर विद्यार्थियों विधिवत रूप से कर ली। और आज आपके सामने में विद्यार्थियों इस बिंदु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, उन प्रश्नों के बारे में आज अपन बात करेंगे। और विद्यार्थियों ये सारे के सारे जो प्रश्न है जो किसी न किसी प्रकार की जो परीक्षा हुई है और उस परीक्षा के अंदर अगर इस बिंदु को डाला गया विद्यार्थियों, तो उस बिंदु से ये प्रश्न उन परीक्षा में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को अपन आपके सामने में मेरे द्वारा प्रस्तुत है विद्यार्थियों किया जाएगा। और विद्यार्थियों अब जो 2023 के अंदर लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की जो एग्जाम होने वाला विद्यार्थियों, उसमें इस बिंदु में से विद्यार्थियों इसी प्रकार का ही प्रश्न आएगा। आप इस इन प्रश्नों पर और ये अपने जिन बिंदु के बारे में अध्ययन किया उन क्लासों को पढ़िए विद्यार्थियों, और मैं आपको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाता हूं कि इन्हीं में से ही प्रश्न आएगा, इसी प्रकार की और इसी प्रकृति का प्रश्न है वो आने वाला है विद्यार्थियों। और पीछे 2022 जून के अंदर जो एग्जाम हुई थी विद्यार्थियों, उसके अंदर भी इस बिंदु से किस प्रकार का प्रश्न आया था, उस प्रश्न का भी इन प्रश्नों के अंदर विद्यार्थियों समावेश हो किया गया है। तो अपन विद्यार्थियों बिना देरी किए आज बात करते हैं कि इस बिंदु से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनने की संभावना है, और उन प्रश्नों को मेरे द्वारा बनाया गया है। और ये प्रश्न विद्यार्थियों किसी न किसी प्रकार की एग्जाम में आए हुए हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य। यानी अपने को चार कथन दिए विद्यार्थियों, और इसके अंदर अपने को ये बताना है कि चार कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है, या फिर विद्यार्थियों ये चारों के चारों कथन है वो सत्य है। इस बात का हमें निर्धारण करना है। तो विद्यार्थियों इस बात का निर्धारण करने के लिए हमें सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब हमें बिग बैंग सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं है तो विद्यार्थियों इस प्रकार का प्रश्न है वो अपन नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों कि आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है। यानी बिग बैंग सिद्धांत क्या ये कहता है कि जो आकाश गंगा है उनके मध्य की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलो देखते हैं अपन। दूसरी बात है विद्यार्थियों कि वर्तमान में ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार। यानी ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान में भी क्या है विद्यार्थियों, जारी है। यानी वर्तमान में भी ब्रह्मांड का क्या विस्तार हो रहा है। ये बात सही है या फिर गलत है। अगली बात है विद्यार्थियों कि आकाश गंगाओं के आकार में भी वृद्धि हो रही, और आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है, साथ साथ में ये कह रहा है कि आकाश गंगाओं के मध्य की क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। और अगला ऑप्शन इसने दिया है कि आकाश गंगाओं के आकार यानी उसका आकार भी क्या हो रहा है विद्यार्थियों, बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये तीन बात बिग बैंग सिद्धांत विद्यार्थियों ये कहता है कि अपन ने बात की थी बिग बैंग सिद्धांत में, जिसमें अपन देखा था कि एक एक जो परमाणु था उसमें अपन ने ये देखा था विद्यार्थियों कि ये जो एक एक परमाणु था, इस परमाणु का घनत्व क्या था, अनंत था, और तापमान भी विद्यार्थियों इसका क्या था, अनंत था। और अचानक इस परमाणु के एक एक जो परमाणु है इसमें क्या हुआ विद्यार्थियों, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से विस्फोट इतना भयंकर गति से हुआ विद्यार्थियों कि ये पूरे ब्रह्मांड में इस ये एक जो पदार्थ था, जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ ये एक कण था विद्यार्थियों, वह कण ब्रह्मांड के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो गया, बिखर गया, बहुत दूर दूर तक क्या हो गया, फैल गया। तो इस सिद्धांत यानी बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ये अपने को समझाया गया कि बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित भी बात करता है। वो कहता है कि वर्तमान में भी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी है वो भी क्या हो रही है विद्यार्थियों, बढ़ रही है, और आकाश गंगाओं के आकार में भी क्या हो रही है विद्यार्थियों, वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि ये इस प्रश्न के अंदर तीनों के तीनों ऑप्शन है वो क्या है विद्यार्थियों, सही है, यानी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ विद्यार्थियों कि उपरोक्त सभी, यानी जो आकाश गंगाओं के मध्य की भी दूरी बढ़ रही है और ब्रह्मांड का भी वर्तमान में क्या हो रहा है विद्यार्थियों, विस्तार हो रहा है, और आकाश गंगाओं में भी आकाश गंगाओं के आकार में भी क्या हो रही है विद्यार्थियों, वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब तीनों बात क्या है विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर अवस्था संकल्पना किससे प्रस्तुत की। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो स्थिर अवस्था का सिद्धांत है विद्यार्थियों, ये स्थिर अवस्था का सिद्धांत है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, हमें उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बात करूं विद्यार्थियों, पहला व्यक्ति एडविन हबल, यानी क्या एडविन हबल ने यह सिद्धांत दिया था। दूसरी बात है जेफ्री मोदे, और तीसरी बात है विद्यार्थियों होयल, और अगला है लाप्लास मोदे। जब विद्यार्थी अपन इन व्यक्तियों की बात करें तो एडविन हबल है, इस एडविन हबल ने तो बिग बैंग सिद्धांत का क्या दिया था, प्रमाण दिया था।
एडविन एडविन हबल। इसने तो बिग बैंग सिद्धांत क्या किया दिया था? प्रमाण दिया था। यानी बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था विद्यार्थियों? एडविन हबल ने। दूसरी बात है जेफरीज। जब अपन जेफरीज की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो जेम्स जिन्स और जेफरीज दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का नाम था विद्यार्थियों ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना इसके द्वारा दी गई थी? ज्वारीय परिकल्पना। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। अगली बात है कि लाप्लास महोदय। जब विद्यार्थियों अपना लाप्लास महोदय की बात करते हैं, तो लाप्लास ने, आप जानते हैं कि कौन सा सिद्धांत दिया था? लाप्लास महोदय ने विद्यार्थियों निहारिका परिकल्पना दी थी। कौन सी परिकल्पना है? निहारिका। तो इस प्रकार से ये तीन व्यक्ति है विद्यार्थियों, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर अवस्था का जो कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब इस सिद्धांत को देने वाला जो व्यक्ति है विद्यार्थियों, वो व्यक्ति कौन सा है? होयल व्यक्ति। कौन सा है? होमर होयल व्यक्ति था, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर अवस्था का सिद्धांत है या जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों अपन। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? यानी ये कह रहा है कि जब पृथ्वी की बनी थी, आज जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पृथ्वी के संबंध में कौन सी बात है वो सही बैठ रही है विद्यार्थियों, उसके बारे में अपने को बात करनी है। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों कि पृथ्वी चट्टानी ग्रह थी। यानी ये कह रहा है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी पृथ्वी बनी थी, किस प्रकार की ग्रह थी? चट्टानों से बनी। दूसरी बात कह रहा है कि पृथ्वी गर्म पिंड थी। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था विद्यार्थियों, तो पृथ्वी कैसी थी? गर्म थी। यानी उसका तापमान बहुत क्या था विद्यार्थियों? अधिक था। यानी एक गर्म पिंड थी। अगली बात है कि पृथ्वी वीरान ग्रह थी। यानी उस जब पृथ्वी का निर्माण या उत्पत्ति हुई, उस समय उस पर किसी प्रकार के जीव जंतु या कोई भी वहां पाया जाता नहीं। यानी किसी प्रकार के जीव जंतु या प्राणी का क्या था विद्यार्थियों? अभाव था। तो इसका मतलब ये सभी बात देखो विद्यार्थियों, पृथ्वी चट्टानी ग्रह, हम जानते हैं पृथ्वी किस प्रकार की ग्रह? पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की बात करते हैं, तो देखते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार की ग्रह विद्यार्थियों? चट्टानी। यानी जिसका मतलब है कि पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आती है, और पार्थिव ग्रह होते हैं विद्यार्थियों चट्टानों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब जब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई या जब पृथ्वी बनी विद्यार्थियों, तो वह चट्टानी ग्रह से बनी। ये बात बिल्कुल क्या है विद्यार्थियों? सही। दूसरी बात की पृथ्वी गर्म पिंड थी। यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय पृथ्वी का तापमान क्या था विद्यार्थियों? बहुत अधिक था। यानी गर्म पिंड था। ये भी बात विद्यार्थियों क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगली बात है कि पृथ्वी वीरान ग्रह थी। यानी उस समय, अब वीरान ग्रह नहीं है पर वर्तमान में पृथ्वी विद्यार्थियों, पर उस समय क्या था? उसका तापमान बहुत ज्यादा था, और तापमान ज़्यादा था, इसकी वजह से पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीव जंतु है वो पाया जाता नहीं था। बिल्कुल एक किस्सा था विद्यार्थियों, वीरान ग्रह था। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, ये तीनों बातें बिल्कुल पृथ्वी की, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके संदर्भ में तीनों कथन क्या है विद्यार्थियों? सत्य। तो ऑप्शन नंबर द है विद्यार्थियों, जो उपरोक्त सभी यानी ऊपर लिखी हुई सभी बातें विद्यार्थियों पूर्ण रूप से क्या है? सत्य है। अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वी पर किन गैसों की अधिकता थी? ये कह रहा है कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुई या पृथ्वी का निर्माण हुआ विद्यार्थियों, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि जब जो पृथ्वी बनी, उसमें पृथ्वी जिन कणों से मिलकर बनी थी, उन कणों के मध्य जो गैसें थी विद्यार्थियों, जब पृथ्वी का तापमान कब हुआ तो कम हुआ, तो वो कण पास में आते गए, संघनित होते गए, और उन कणों के मध्य जो गैस थी विद्यार्थियों, वो उन कणों से बाहर निकल गई। तो वो कण संगठित होकर के एक पिंड के रूप में जमा हो गए विद्यार्थियों, और जो गैस थी वो उस पिंड के चारों ओर बाहर आवरण के रूप में फैल गई। तो उस समय जब पृथ्वी जो बनी थी विद्यार्थियों, उस समय वो कौन सी गैसें थी? यानी जानते हैं उस समय जो गैसें थी वो कैसी गैसें थी विद्यार्थियों? हल्की गैस थी। यानी गैस कैसी थी? हल्की थी। पर वो गैस कौन थी की मात्रा क्या थी विद्यार्थियों? अधिक थी। वर्तमान का वायुमंडल, पृथ्वी बनी उस समय ऐसा वायुमंडल नहीं था विद्यार्थियों। तो ये पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वी पर किन गैसों की अधिकता थी? देखिए, क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की अधिकता थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी? या हाइड्रोजन और लिथियम गैस की अधिकता थी? या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की? अब ये कह रहा है कि क्या जब पृथ्वी बनी उस समय पृथ्वी का जो वायुमंडल था, उस वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की अधिकता थी? नहीं विद्यार्थियों, ये बात पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? कि वर्तमान का वायुमंडल है विद्यार्थियों, उस वर्तमान के वायुमंडल के अंदर है वो जो आपकी ये ऑक्सीजन और O2 विद्यार्थियों, इसकी मात्रा है लगभग 21% विद्यार्थियों, और जो N2 है इसकी मात्रा विद्यार्थियों लगभग आपकी 70
8 परसेंटेज है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के विद्यार्थियों 90% पर वर्तमान में, ये 99% पर विद्यार्थियों वर्तमान में इन दो गैसों का योगदान है। यानी जब पृथ्वी बनी उस समय ये गैसें नहीं थी विद्यार्थियों, अल्प मात्रा में थी। अगली बात करते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम, क्या उस समय हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसें थी उनकी अधिकता थी क्या विद्यार्थियों? हाँ बिल्कुल, ये बात क्या है विद्यार्थियों? सत्य। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम किस प्रकार की गैसें थी? तो हल्की गैसें थी, और इन गैसों की जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय वायुमंडल में क्या थी विद्यार्थियों? अधिकता थी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ब वो है जो विद्यार्थियों आपका हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपना क्या है विद्यार्थियों? सही है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि सौरमंडल में गैसीय ग्रह व पार्थिव ग्रहों के मध्य में लाखों छोटे पिंडों की पेटी स्थित है, उसे क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि सौरमंडल, अपने पढ़ा था विद्यार्थियों, जो सूर्य है, इस सूर्य के जो सदस्य या जो परिवार है उसको अपन कहते हैं सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सौरमंडल। तो ये यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, जो सौरमंडल है यानी सूर्य के जितने भी सदस्य ग्रह है उन ग्रहों की, ये कह रहा है कि जो गैसीय ग्रह, यानी क्या कौन से ग्रह होते गैसीय श्रेणी में आते हैं और कौन से ग्रह होते हैं विद्यार्थियों पार्थिव श्रेणी में, पार्थिव श्रेणी की ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जब इनके बारे में जानकारी होगी तो ये कह रहा है कि जो गैसीय ग्रह और जो पार्थिव ग्रह इनके मध्य एक के लाखों छोटे पिंडों की एक क्या पाई जाती है विद्यार्थियों? पट्टी पाई जाती है। उस पट्टी को किस नाम से जानते? देखिए विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए अपन ये सूर्य है, ये विद्यार्थियों आपका क्या है? सूर्य। अब ये कह रहा है सूर्य से बात करूं तो सूर्य के चारों ओर, सूर्य एक तारा है विद्यार्थियों, और ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे? घूमेंगे या चक्कर लगाते। तो मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए पहले मैं बात करता हूं विद्यार्थियों, तो ये एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इसी प्रकार से ये दूसरा ग्रह विद्यार्थियों, ये भी सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार मार्ग घूमेगा। इस प्रकार से ये तीसरा ग्रह है, ये भी सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से इसकी बात करूं बुध हो सकता है, इसका मान लेता हूँ बुध है, ये आपका शुक्र है विद्यार्थियों, और ये आपका कौन सी है जिस पर अपन निवास करते हैं विद्यार्थियों? पृथ्वी है। और इसके बाद में जैसे इसकी कल्पना करूं मैं विद्यार्थियों, तो ये आपका मंगल ग्रह। पर विद्यार्थियों इन ग्रहों को अपन कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चार ग्रह की श्रेणी में आते हैं विद्यार्थियों, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जिनको अपन पार्थिव ग्रह भी कह सकते हैं। तो ये पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह। अब इससे दूर जैसे अपन बृहस्पति की बात करें विद्यार्थियों, शनि की बात करें, और अरुण की बात करें, और वरुण की बात करें विद्यार्थियों, ये जो ग्रह होते हैं वह ग्रह विद्यार्थियों गैसीय श्रेणी या जिनको अपन कहते हैं जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। तो ये कह रहा है कि इनसे अलग करने वाले यहाँ से विद्यार्थी देखिए, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में लाख छोटे छोटे पिंडों की संख्या एक क्या पाई जाती है? इस प्रकार से विस्तृत क्या पाई जाती है विद्यार्थियों? एक पट्टी पाई जाती है। अब ये पट्टी है, ये पट्टी विद्यार्थियों आंतरिक ग्रह और जो बाह्य ग्रह होते हैं उन ग्रहों को अलग करने का काम करती है। अब यहाँ से जैसे मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो ये आपका बृहस्पति ग्रह हो गया, फिर आपका शनि ग्रह हो गया, इसी प्रकार से अरुण और वरुण ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूमते। पर ये ग्रह चार विद्यार्थियों आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आएंगे, और इधर चार ग्रह है विद्यार्थी उसको अपन बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। पर इन ग्रहों को ये अलग करने वाले काले रंग की जो ये पट्टी है विद्यार्थियों, एक लाख छोटे छोटे पिंडों की एक पेटी या पट्टी स्थित होती है, जिसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसको क्या मदाकिनी कहते हैं विद्यार्थियों, या फिर उसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं, या फिर उसे विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या फिर उसे अपन क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। जब विद्यार्थियों इसकी बात की जाए तो आप और हम सब जानते हैं कि ये जो पट्टी होती है इसको अपन क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किस प्रकार का ग्रह है विद्यार्थी? इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो विद्यार्थियों पार्थिव और गैसीय प्रकृति के जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों को अलग करने का क्या करती है? काम करती है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं विद्यार्थियों, आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? यानी जो आंतरिक ग्रह है विद्यार्थियों, इन आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह है वो क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण क्या है उसकी बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों कि आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह गैसों से बना हो। ये कह रहे कि जो आंतरिक ग्रह है, जो भी आंतरिक ग्रह है वह पृथ्वी की तरह गैसों से बना हुआ। ये बात सही है क्या विद्यार्थियों? नहीं विद्यार्थियों, ये बात पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है वो गैसों से बना हुआ ग्रह थोड़ा ही है, पृथ्वी चट्टानों से बना हुआ ग्रह है। तो इसका मतलब पहली बात पूर्ण रूप से क्या है विद्यार्थियों? गलत हो गई। दूसरी बात है कि आंतरिक ग्रहों का निर्माण चट्टानी पदार्थों से हुआ है, यानी आंतरिक ग्रह या जिसको अपन कहते हैं पार्थिव ग्रह विद्यार्थियों, इन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है? चट्टान से हुआ है। तो ये बात बिल्कुल विद्यार्थियों क्या है? सही है। तो इसका मतलब अपने को जिस उत्तर की जो तलाश थी विद्यार्थियों, उत्तर अपने को मिल गया। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों कि आंतरिक ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थी इसने क्या दिया कि आंतरिक ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल
विद्यार्थियों क्या है, गलत है। आंतरिक ग्रह को कभी भी अपन जोवियन ग्रह नहीं कहते विद्यार्थियों। जो बाह्य ग्रह होते हैं उनको क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहा जाता है। अगला उपरोक्त सभी, तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि आंतरिक ग्रह विद्यार्थियों किससे निर्मित है, चट्टानों से बने हुए। इसकी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट में कौन सा मत सम्मिलित नहीं। यानी यहाँ पे अपने को कुछ मत दिए हुए व्यक्तियों के विद्यार्थियों, और अपने को ये निर्धारण करना है कि इनमें से कौन सा मत है वो अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट या विद्यार्थियों जिसको मैं कह दूं एक तारक सिद्धांत उसके समर्थक नहीं है। यानी कौन कौन से व्यक्ति है वो एक तारक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, उसकी अपने को बात है विद्यार्थियों करनी। पहला व्यक्ति है विद्यार्थियों, यानी सिद्धांत दी हुई है, और पहला मत है विद्यार्थियों की नेबुला परिकल्पना। किस प्रकार की परिकल्पना, नेबुला परिकल्पना। अब विद्यार्थियों अपने को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो नेबुला परिकल्पना है इसको देने वाला व्यक्ति की बात की जाए तो इस विचारधारा को दिया था विद्यार्थियों लाप्लास मोड। इसने दिया था लाप्लास। दूसरी मैं बात करूं विद्यार्थियों कि वायु राशि परिकल्पना, दूसरी राशि कौन सी परिकल्पना है कि वायु राशि परिकल्पना, या विद्यार्थियों इसको आप गैसीय परिकल्पना भी कहा जा सकता है। तो इसको देने वाला जो व्यक्ति था विद्यार्थियों उसकी मैं बात करूं तो वो था कांट मोदे। कौन था विद्यार्थियों, कांट मोदे। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है कि वायु राशि का परिकल्पना देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, कांट मोदे। तीसरी बात करूं मैं विद्यार्थियों क्या होगी, ज्वारीय परिकल्पना। अब इस परिकल्पना को देने वाला व्यक्ति है वो है जेम्स जिन्स। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से नेबुला परिकल्पना को देने वाला विद्यार्थियों व्यक्ति है लाप्लास मोदे, और वायु राशि परिकल्पना देने वाला कांट मोदे, और ज्वारीय परिकल्पना इसको देने वाला है जेम्स जिस। अब अपने को तो ये निर्धारण करना है कि इसमें से कौन सा व्यक्ति है कि ये जो अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट या जो एक तारक सिद्धांत है उसका समर्थक नहीं है। देखिए विद्यार्थियों लाप्लास मोदे इस बात का समर्थन करता है, कांट मोदे भी इस बात का समर्थन करता है, पर विद्यार्थियों ये जो जेम्स जिन्स है इन्होंने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया। इसके अनुसार विद्यार्थियों पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं होकर के सूर्य के अलावा दो अन्य तारों से पृथ्वी की क्या हुई है विद्यार्थियों, उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि जेम्स जिन्स ने जो परिकल्पना दी है वो ज्वारीय परिकल्पना, ये परिकल्पना है वो इस अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट का पूर्ण रूप से क्या समर्थन विद्यार्थियों नहीं करती है। तो अपना उत्तर था वो क्या था विद्यार्थियों, ज्वारीय परिकल्पना। अगली बात है विद्यार्थियों कि सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी एक तारक परिकल्पना से संबंधित मत नहीं। यानी अब ये कह रहा है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित एक तारक परिकल्पना से संबंधित नहीं। यानी कौन सा व्यक्ति है वो उस व्यक्ति ने विद्यार्थियों एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं की या उस बात का समर्थन नहीं किया। वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देख लेते हैं कांट मोदे। तो बिल्कुल अपन जानते हैं विद्यार्थियों कांट मोदे ने तो इस सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है उसके बारे में बात की थी। लाप्लास मोदे ने भी इस बात का समर्थन किया था विद्यार्थियों, पर और रॉस मोदे ने भी इस बात का क्या किया था विद्यार्थियों, समर्थन किया था। पर बात यह है कि विद्यार्थियों ने पढ़ा था कि चैम्बरलिन और मोल्टन थे जिन्होंने इस बात का कतई समर्थन नहीं किया था। उन्होंने ग्रहणों परिकल्पना दी थी, और यानी दो तारक सिद्धांत परिकल्पना का इन्होंने चैम्बरलिन और मोल्टन ने दो तारक सिद्धांत परिकल्पना का क्या किया था विद्यार्थियों, समर्थन वो किया था। और इनके द्वारा जो सिद्धांत या जो परिकल्पना दी गई थी विद्यार्थियों वह थी ग्रहणों परिकल्पना। यानी चैम्बरलिन ने कौन सी परिकल्पना दी थी विद्यार्थियों, ग्रहणों परिकल्पना। और इस बात का भी ध्यान रखना है इन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से न होकर के विद्यार्थियों कितने तारों से हुई है, दो तारों से, जिसमें अपन ने एक सूर्य देखा था और दूसरा एक भ्रमणशील तारा भी देखा था। इस बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। और अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की ब्रह्मांड में बिखरे हुए पदार्थों को आद्य पदार्थ का नाम। यानी ये कह रहा है कि जो ब्रह्मांड है विद्यार्थियों इस ब्रह्मांड के अंदर जो बिखरे हुए पदार्थ थे उस बिखरे हुए पदार्थों को आद्य पदार्थ के नाम से नाम किसने दिया। यानी उस ब्रह्मांड में जो बिखरे पदार्थ थे उन पदार्थों को आद्य पदार्थ का नाम किस व्यक्ति ने दिया, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो मैं बात करूं क्या लाप्लास मोदे ने इस बात को कहा था कि जो ब्रह्मांड बिखरे हुए पदार्थ है उसको आद्य पदार्थ के नाम से
या फिर रसेल महोदय ने, या फिर कांट महोदय ने, या फिर जेम्स और जेम्स। जब इसकी बात करूं मैं विद्यार्थियों, तो अपन जानते हैं कि इमल कांट महोदय ने कि ब्रह्मांड में जो बिखरे हुए कण थे, उन कणों को क्या कहा था विद्यार्थियों? आद्य पदार्थ के नाम से जाना था। अब अपन जानते हैं विद्यार्थियों, और साथ में इन्होंने ये तर्क भी दिया था कि ये जो आद्य पदार्थ है विद्यार्थियों, ये पदार्थ ईश्वरीय देन है, यानी ईश्वर की वजह से ही इस पृथ्वी यानी इस ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। यानी उन पदार्थ, ये जो बिखरे हुए पदार्थ है ब्रह्मांड में, इन पदार्थों का उत्पन्न करने वाला या इनकी जो देन है वो कौन है? ईश्वर निर्मित है, यानी ईश्वर के द्वारा ही बनाए हुए पदार्थ है विद्यार्थियों। तो इसका मतलब अपना सही उत्तर है विद्यार्थियों, कांट, इमुअल कांट नामक व्यक्ति ने ब्रह्मांड में बिखरे हुए जो पदार्थ थे, उन पदार्थ को आद्य पदार्थ के नाम से पुकारा था। अगली बात विद्यार्थियों कि कांट की गैसीय परिकल्पना के संबंध में असत्य, यानी कांट महोदय ने जो गैसीय परिकल्पना, या जिसकी मैं बात करूं वायवीय राशि परिकल्पना विद्यार्थियों, इसके संबंध में कौन सा कथन है वह सत्य है, नहीं असत्य कथन कौन सा? यानी कहने का मतलब यहाँ 4 कथन दिए विद्यार्थियों, इसमें से 3 कथन है वो तो कांट की गैसीय परिकल्पना का क्या करेंगे, उसके लिए समर्थक करेंगे, यानी उस बात को सिद्ध सही बैठाएंगे। पर एक कथन है वो उस इन्होंने जो कल्पना की थी उससे सही नहीं यानी गलत है, वो कौन सा उसके बारे में हमें पता करना। पहला है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर आधारित, यानी इन्होंने जो कांट महोदय ने गैसीय परिकल्पना या वायु राशि जो परिकल्पना दी थी, वह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित थी। ये बात बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। इन्होंने जो 2 पिंड थे, पहले का ये पिंड गतिहीन थे, उसका तापमान भी नहीं था। फिर इन्होंने कहा था कि ये कणों जो 2 ये पिंड है, इन पिंडों के मध्य आकर्षण बल की वजह से क्या हुए, एक दूसरे से टक्कर उत्पन्न हुई। टक्कर होने से तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से पिंड थे विद्यार्थी क्या करना शुरू कर दिया, गति करना। इसका मतलब है कोई भी 2 पिंड है इस ब्रह्मांड में, कोई भी 2 पिंड है तो उनके मध्य किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल है वो कार्यरत होता है विद्यार्थियों। तो ये बात बिल्कुल क्या विद्यार्थियों सत्य। अगली बात है कि कोणीय संवेग के लिए स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित, यानी कोणीय संवेग के लिए स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित ये बात नहीं की थी विद्यार्थियों। कांट महोदय ने कहा था कि कोणीय संवेग के लिए जो ये सिद्धांत स्थिरता का नहीं था, कि अस्थिर होता, उसका स्थिर होता। कोणीय संवेग है वो पिंड का क्या है विद्यार्थियों, इन पिंडों का स्थिर नहीं होता है, यानी घटता बदलता रहता है, यानी अस्थिर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ स्थिरता के सिद्धांत, ये बात बिल्कुल क्या है विद्यार्थियों गलत है। तो हमें जिस ऑप्शन की तलाश थी या जिस उत्तर की तलाश थी विद्यार्थियों, उत्तर तक आसानी से पहुंच गए। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है विद्यार्थी। अगली बात है कि अंतरिक्ष में देव निर्मित आद्य पदार्थ विद्यमान, ये अपने अभी देखा था विद्यार्थियों कि जो आद्य पदार्थ है ब्रह्मांड में कहाँ से आए। किसी ने अगर जब तर्क वितर्क हुआ तो कांट महोदय ने कहा था विद्यार्थियों कि ये जो आद्य पदार्थ या बिखरे हुए पदार्थ ब्रह्मांड में है, ये ईश्वर निर्मित है। तो ये कह रहा है कि ये देव निर्मित का मतलब कि ईश्वर निर्मित है। अगला है केंद्र अपसारी बल के कारण वायु पदार्थ अलग हुए। अब देखिए वायु राशि परिकल्पना में ये कह रहा है जो निहारिका थी, या अपन बात करें जो कण आधे पहले पास पास में थे विद्यार्थियों, फिर उन कणों का आकार क्या होता गया, बढ़ गया। जब आकार बढ़ गया तो अंदर वाले और बाहर वाले पदार्थों के तापमान में विद्यार्थियों क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, अंतर आ गया। जब अंतर आ गया तो ऊपर वाले जो पिंड था उस पिंड के ऊपर वाले पदार्थ और नीचे वाले पदार्थ साथ में गति नहीं कर पाए विद्यार्थियों। और अंदर से केंद्र की ओर से लगने वाला बल जिसको अपन कहते हैं केंद्र अपसारी बल, इसकी वजह से उस पदार्थ के ऊपर वाले कुछ पदार्थ सल्ले के रूप में क्या हो गए थे विद्यार्थियों, अलग हो गए थे। वायवीय पदार्थ क्या हो गए थे विद्यार्थियों, अलग हो गए थे। और इससे किसका निर्माण हुआ था विद्यार्थियों, एक सल्ले का निर्माण हुआ। और वह सल्ला भी उस निहारिका के चारों ओर क्या कर दिया विद्यार्थियों, उन्होंने जो मूल पिंड था उस पिंड के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उस पिंड से लगभग कितने सल्ले निकले थे विद्यार्थियों, 9 सल्ले निकले थे। और उन 9 सल्लों से किसका निर्माण हुआ था विद्यार्थियों, 9 घरों का निर्माण हुआ। तो यहाँ जो अपना सही ऑप्शन है विद्यार्थियों वह है कि जो कांट की गैसीय परिकल्पना है, इसमें कांट ने ये कभी नहीं कहा था कि जो कोणीय संवेग होता है वह स्थिर रहेगा, वो क्या रहता है विद्यार्थियों, अस्थिर है, वो रहता है। अगली बात करते हैं विद्यार्थियों कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति का जो मत देने में जो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट दिया था, उस वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को देने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों,
कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने मत दिए, धार्मिक मत भी आए और वैज्ञानिक मत भी आए। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने वैज्ञानिक मत या जो कॉन्सेप्ट था उसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है विद्यार्थियों की, कांट महोदय ने इस बात को सबसे पहले बताया था, या फिर कास्ते दे बपन ने, या लाप्लास महोदय ने, या मोल्टन ने। तो हम जानते हैं विद्यार्थियों कि इस जो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है विद्यार्थियों कास्ते दे दफन। यह पहला व्यक्ति है जिन्होंने वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट का क्या किया था विद्यार्थियों, जो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट इस विचारधारा को देने का कार्य है वो इस व्यक्ति ने विद्यार्थियों किया था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, धार्मिक कॉन्सेप्ट को किस कारण अमान्य कर दिया गया। यानी जब वैज्ञानिक विचारधारा पनपी विद्यार्थियों, उस वैज्ञानिक विचारधारा ने धार्मिक विचारधारा पहले दर्शन पे आधारित चल रही थी विद्यार्थियों, उसको अमान्य कर दिया। अब उसको अमान्य यानी वैज्ञानिक विचारधारा ने किन कारणों की वजह से इस धार्मिक विचारधारा को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया, वो कौन कौन से कारण है विद्यार्थियों, हमें उसके बारे में ध्यान रखना है। तो पहला है कि प्राचीन मत, यानी ये कह रहा है कि ये दर्शन पर आधारित था, क्योंकि धार्मिक जो कॉन्सेप्ट है ये क्या पूर्ण रूप से विद्यार्थियों क्या दर्शन पर आधारित था। दूसरी बात कि विचारधारा तर्क की कसौटी पर खरी नहीं, यानी ये जो विचार थे इस संकल्पना धार्मिक कॉन्सेप्ट के, ये वैज्ञानिक कसौटी पे क्या खरे नहीं उतरे, यानी उसकी दृष्टि से क्या ये सही नहीं थे। दूसरी, पूर्णतया कल्पना पर आधारित थे, या फिर ये धार्मिक कॉन्सेप्ट में दर्शन कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के जो जो कल्पना की गई थी वह कल्पना क्या पूर्ण नहीं, जो पूर्णतया कल्पना पर आधारित, यानी सिर्फ इन्होंने जो विचारधाराएं दी थी धार्मिक कॉन्सेप्ट है, ये विचारधाराएं सिर्फ कल्पना पे ही आधारित थी। तो देखिए विद्यार्थियों, तो वैज्ञानिक मत इस बात को धार्मिक जो कॉन्सेप्ट है इसको अमान्य करता है। इन सभी कारण से वैज्ञानिक मत कहता है कि ये प्राचीन मत है। प्राचीन का मतलब है कि पूर्ण रूप से किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। दूसरा कि ये विज्ञान की जो कसौटी है या जो तर्क होते हैं विज्ञान के, उन तर्कों पर ये पूर्ण रूप से खरे भी नहीं उतरते हैं। तीसरी बात है कि पूर्णतया ये क्या है, उन कल्पना पर आधारित है, वैज्ञानिक नियमों और अनुप्रयोगों पर पूर्ण रूप से आधारित नहीं है। इन सभी वजह से विद्यार्थियों धार्मिक जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को वैज्ञानिक विचारधारा ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया, अमान्य कर दिया, कि ये जो विचारधारा कहती है वैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कदापि नहीं हुई है। तो इसका मतलब सही उत्तर है विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी तीनों ही बात तो क्या है, बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। अगली बात करते हैं विद्यार्थियों, अगली बात है कि निम्न में से कौन द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक नहीं। यानी अब अपने में इनमें से विद्यार्थियों चार व्यक्तियों के नाम दिए, इनमें से अपने को इस बात का निर्धारण ये करना है कि चार में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दो द्वैतवादी तारक यानी मतलब द्वैतवादी कॉन्सेप्ट जिसका समर्थक नहीं है, यानी ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो दो तारों से हुई है, इस बात का समर्थन नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कौन सा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों। तो पहला व्यक्ति है मोल्टन महोदय। तो बिल्कुल विद्यार्थियों अपन जानते हैं चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहणु परिकल्पना दी थी और वह दो तारक सिद्धांत के ये क्या है, समर्थक है। तो इसका मतलब ये तो विद्यार्थियों क्या है, सही है, इसका समर्थक है। अपने को क्या ध्यान रखना है, नहीं वाला पूछा है विद्यार्थियों, तो इसलिए प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में हम एक कोई प्रश्न है वो गलत कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं और हाँ वाले जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों, उस पर इन शब्दों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो मोल्टन महोदय इसका समर्थक है विद्यार्थियों। जब मैं जेफरीज की बात करूं, जेफरीज भी इस बात का क्या है विद्यार्थियों कि अपन ने पढ़ा था कि जेम्स जिन्स और जेफरीज महोदय ने ज्वारीय परिकल्पना की क्या की थी, संकल्पना है या जो ये कॉन्सेप्ट है उसको दिया था और उसके अंदर उन दो तारों की बात की थी। तो ये भी सही है विद्यार्थियों। और अगला है रोस और फिर है रसेल। तो इसका मतलब सही उत्तर होगा विद्यार्थियों रोस। अभी पीछे अपने पढ़ा था रोस महोदय है वो अद्वैतवादी यानी एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस बात का क्या करता है, पूर्ण रूप से समर्थन करता है। इसका मतलब दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इस बात का ये रोस महोदय समर्थन, जो रोस महोदय है विद्यार्थियों वो समर्थन नहीं करता है। तो अपना सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, रोस महोदय। अगली बात है विद्यार्थियों, प्रश्न है कि चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना से हमें किसके बारे में, यानी चैम्बरलिन ने और मोल्टन महोदय ने जो ये ग्रहणु परिकल्पना दी थी, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक तारे से न होकर के दो तारों से हुई।
उस मत के अंदर या इनकी जो परिकल्पना थी वह क्या सिर्फ एक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ही जानकारी देती है, या फिर इससे हमें इस परिकल्पना से या इस कॉन्सेप्ट से विद्यार्थियों हमें और भी किसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में ध्यान रखना है। तो पहला है कि ये क्या सिर्फ एक पृथ्वी की उत्पत्ति की बारे में ही बात, यानी ग्राणु परिकल्पना जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, ये सिद्धांत सिर्फ क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ही बात करेगा, या फिर ये वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में भी बात करेगा, या फिर महाद्वीप और महासागर की बनावट कैसी है उसके बारे में भी बात करेगा। कहने का मतलब मोटे रूप से ये होता है विद्यार्थियों कि ये जो ग्रहणों परिकल्पना है, ये परिकल्पना विद्यार्थियों ब्रह्म जो ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई उसकी भी बात करता है, और साथ में पृथ्वी पर जो वायुमंडल है ये किस प्रकार से बना उसकी भी बात करता है, और साथ में विद्यार्थियों महाद्वीप और महासागर इसकी बनावट कैसी क्या है उसकी भी बात करता है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों की उपरोक्त सभी इन चारों बातें हैं वो ग्रहण परिकल्पना के अंदर इन चारों बातों का जिक्र है वो विद्यार्थियों किया गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों उपरोक्त सभी बातें ग्रहण परिकल्पना से संबंधित है। अगली बात करते हैं विद्यार्थियों, और अगला प्रश्न निम्न को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है आपके सामने दिख रहा है विद्यार्थियों, ये प्रश्न अभी 2022 के अंदर, जून 2022 के अंदर जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का विद्यार्थियों पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर इस प्रश्न का है वो समावेश किया गया था विद्यार्थियों। अब इसको अपने को मिलान करना है विद्यार्थियों, इसमें ये ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति ने कौन सी परिकल्पना है वह दी, उन परिकल्पना को अपने को क्या करना है विद्यार्थियों मिलान करना है। पहला है देखिए व्यक्ति का नाम है कि लाप्लास महोदय। तो अपने को इस बात का ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों कि लाप्लास महोदय था, उस महोदय ने या लाप्लास की बात की जाए विद्यार्थियों उन्होंने कौन सी परिकल्पना दी थी, तो अपन सब जानते विद्यार्थियों उसने नेबुला या जिसकी बात की जाए निहारिका परिकल्पना दी थी। तो आगे देखिए विद्यार्थियों यदि ये नेबुला, तो ऑप्शन नंबर 1 को ऑप्शन नंबर 6 से मिला दीजिए विद्यार्थियों। और अगला है जेम्स जिन्स ने कौन सी परिकल्पना, अभी अपन ने बात की थी विद्यार्थियों, जेम्स जिन्स और जेफरीज महोदय ने मिलकर के एक परिकल्पना दी थी विद्यार्थियों, और उस परिकल्पना का नाम क्या था, ज्वारीय परिकल्पना। तो इस बात का भी जो जेम्स जिन्स और जेफरीज ने जो परिभाषा दी वो कौन सी विद्यार्थियों, ज्वारीय परिकल्पना। तो इससे मिलान कीजिए। अगला है कांट महोदय, अभी अभी अपन कांट महोदय के बारे में बात की थी कि कांट महोदय ने कौन सी परिकल्पना दी थी विद्यार्थियों, तो देखिए कांट महोदय ने गैसीय परिकल्पना भी कहते हैं, और दूसरा भी ध्यान रखें विद्यार्थियों इसको और क्या कहते हैं अपन, वायव्य राशि परिकल्पना। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से प्रश्न आपसे विद्यार्थियों पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो कांट महोदय ने कौन सी दी विद्यार्थियों, गैसीय परिकल्पना, या इसको अपन क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, वायव्य राशि परिकल्पना। अगला है कि ओटो शिफ्ट ने कौन सी परिकल्पना दी थी विद्यार्थियों, तो अपन ने पढ़ा था जब क्लास में बात की थी उस समय अपन ने देखा था विद्यार्थियों कि सौर निहारिका जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को देने वाला व्यक्ति कौन था विद्यार्थियों, ओटो शिफ्ट। तो इस प्रकार से इनका क्या हो गया विद्यार्थियों, 4 का मिलान अपने बहुत से। अब देखिए 1 का स, यानी इन ऑप्शनों को देखिए विद्यार्थियों, पहले आप अगर अपने को 1-2 की आती है तो इन प्रश्नों को उत्तरों को पहले काटने का प्रयास, जो ऑप्शन है विद्यार्थियों ऑप्शन से प्रश्न जब चारों के बारे में बात नहीं 1-2 के बारे में बात आती तो विद्यार्थियों इन ऑप्शनों को एलिमिनेट करना सीखिए। अपन देखते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने लाप्लास की याद है विद्यार्थियों मेरे को, और मान लो नहीं आती है तो देख सबसे पहले लाप्लास की याद है मेरे को, नेबुला दी है, तो मैं देखूंगा कि 1 का स कितने में है विद्यार्थियों, तो इसका मतलब एक तो इसमें है और एक इसमें, तो सीधी सी बात हुई विद्यार्थियों कि ई और डी तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 2 ऑप्शन ऑलरेडी यानी 50% विद्यार्थी अपन ने सीधे पार कर दिए। अब खेल बचा है विद्यार्थियों 25% का। तो अब देखते हैं विद्यार्थियों कि ये कह रहे लाप्लास महोदय ने नेबुला दी है, तो 1 का स इसमें भी है, 1 नंबर ऑप्शन में भी है विद्यार्थियों, और सी वाला ऑप्शन है इसमें भी है, ठीक है। अगर किसी एक की और आती, जैसे मान लो अपने को कांट की आती है कि कांट महोदय ने गैसीय परिकल्पना दी है, तो 3 का विद्यार्थियों द देखिए, अब 3 का द ये, इसमें 3 का द रही, इसका मतलब ये विद्यार्थी ऑलरेडी क्या हो गया बात। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जब मेरे को 2 व्यक्तियों के द्वारा दी गई परिकल्पना के बारे में जानकारी थी और मैं आसानी से कहाँ तक पहुँच गए विद्यार्थियों, उत्तर तक पहुँच गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इन जो ऑप्शन परीक्षा में दिए होते हैं इन ऑप्शनों का आप एलिमिनेशन करना सीखिए विद्यार्थियों, और आसानी से आप उस प्रश्न के उत्तर तक पहुँच सकते हैं। अगली बात करते हैं विद्यार्थियों अपनी
कि पृथ्वी की आयु की गणना किसके आधार पर की जा सकती है, यानी पृथ्वी आज से कितने वर्ष पहले क्या बनी, इस बात की हम किन प्रमाणों के माध्यम से करते हैं, यानी कौन से आधार या कौन से प्रमाण है जिससे हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण विद्यार्थियों कर सकते हैं। कि सागरीय लवण की मात्रा के आधार पर कर सकते हैं, या फिर अपरदन की मात्रा के आधार पर पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं, या फिर रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कल वाली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कि सागरीय लवणता के आधार पर भी हम पृथ्वी की आयु की गणना कर सकते हैं, और अपरदन की मात्रा के आधार पर भी पृथ्वी की आयु की गणना और रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं विद्यार्थियों। और इसके बाद में और भी अपन ने देखा था जो भी दो चार घटक और भी थे विद्यार्थियों, उन सब के आधार पे हम पृथ्वी की गणना है, यानी जो पृथ्वी है वो कितने वर्ष पुरानी क्या उसके बारे में आयु थी। इसका मतलब तीनों बातें बिल्कुल पूर्ण रूप से विद्यार्थियों क्या है, सत्य। यानी उपरोक्त सभी, यानी सागर की लवणता के आधार पर, अपरदन की मात्रा के आधार पर, और तलसट के अवसाद होते हैं उसके आधार पर, और रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पे हम पृथ्वी की आयु की गणना है विद्यार्थियों कर सकते हैं। अगली बात प्रश्न है विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड सौरमंडल का सदस्य नहीं। अब अपने को ये निर्धारित करना है विद्यार्थियों कि इनमें से अपने को चार ऑप्शन दिए विद्यार्थियों, इनमें से अपने को इस बात का निर्धारण करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है या जिसमें से कौन सा जो बात है वह जो पिंड है वो खंगोलीय पिंड है वह इस सौरमंडल का सदस्य नहीं। यानी तो देखिए पहला है कि उपग्रह, बिल्कुल हम जानते हैं विद्यार्थियों उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर घूमता है, इसका मतलब ग्रह जब सौरमंडल का सदस्य है तो उपग्रह भी होगा, सीधी सी बात है। दूसरा ग्रह, ग्रह तो है ही विद्यार्थियों हम जानते हैं। और फिर है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह अभी अपन ने देखा था विद्यार्थियों कि आंतरिक ग्रह और वायु ग्रह के मध्य जो पट्टी पाई जाती है उस पट्टी को अपन क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसका मतलब ये तो हो गया विद्यार्थियों। और अगली बात है मदाकिनी, जिसको अपन कहते हैं आकाश गंगा विद्यार्थियों। तो आकाश गंगा है या जो मदाकिनी है वह विद्यार्थियों सौर परिवार का सदस्य नहीं होती है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो गया विद्यार्थियों, मदाकिनी यानी आकाश गंगा। अगली बात करते हैं विद्यार्थियों अपन, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, यानी ये दे रहा है कि जो प्रकाश वर्ष सम्मानित हम देखते हैं विद्यार्थियों, जैसे शब्द है कि प्रकाश वर्ष, इसका मतलब इस समय का मात्रक होगा, पर नहीं विद्यार्थियों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, क्या समय का मात्रक है, नहीं है विद्यार्थियों। क्या दूरी का मात्रक है, हाँ बिल्कुल है। या फिर चाल का मात्रक है, नहीं। और उपरोक्त में से किसी का नहीं। यानी ये जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक होता है, दूरी का। पर विद्यार्थियों किस प्रकार की दूरी, ध्यान रखें, दो खंगोलीय पिंडों के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी का निर्धारण हम किससे करते हैं, प्रकाश वर्ष के द्वारा किया जाता है। यानी ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक होगा विद्यार्थियों। पर ध्यान रखें इस बात, दूरी किस, दो खंगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी, किसके मध्य, खंगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी का मापन अपन किससे करते हैं विद्यार्थियों, प्रकाश वर्ष से। एक और आता है, इसका भी ध्यान रखें विद्यार्थियों, जो पार्सेक होता है वह भी दो पिंडों के, दो खंगुली पिंड होते हैं, उन दो खंगुली पिंडों के मध्य की दूरी का क्या करता है विद्यार्थियों, मापन करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रकाश वर्ष और पार्सेक दोनों ही क्या होते हैं, दूरी के मात्रक होते हैं विद्यार्थियों, पर दूरी पिंडों के मध्य की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि प्रकाश के चलने की चाल क्या, यानी जो प्रकाश है उसके चलने की दर क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है कि 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है क्या, ये इसका कहने का मतलब है क्या 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, कहने का मतलब 1 सेकंड में क्या प्रकाश के चलने की दर 3 लाख मीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या विद्यार्थियों, गलत। अगला है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ये कह रहा है कि 1 सेकंड के अंदर प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर है क्या, ये बात पूर्ण रूप से विद्यार्थियों क्या है, सत्य है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न है वह भी आपको दिए जाते, तो आपको अपने को विस्तृत रूप से इस बात के बारे में ध्यान होना चाहिए। अगला है कि 3 लाख सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में प्रकाश की साल 3 लाख सेंटीमीटर, ये भी बात पूर्ण रूप से क्या विद्यार्थियों, गलत है। और अगली है कि 1 सेकंड के अंदर 3 लाख मिलीमीटर, ये भी बात पूर्ण रूप से क्या विद्यार्थियों, गलत है। तो इस प्रकार से प्रकाश के चलने की दर होती है, वह दर होती है विद्यार्थियों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी है वो क्या कर सकता है विद्यार्थियों, तय कर सकता है। और अगला प्रश्न है विद्यार्थियों अपना कि निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है, यानी आपको कुछ ग्रह के नाम दिए विद्यार्थियों, और अपने में कोई इसमें से ये निर्धारण करना है कि कौन सा ग्रह है वो जोवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो बृहस्पति, अरुण, वरुण या पृथ्वी। पर ध्यान रखें विद्यार्थियों, जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, जो गैस से बने हुए ग्रह है विद्यार्थियों, और जिनका आयतन क्या होता है विद्यार्थियों,
कम होता है और नहीं आयतन, हाँ विद्यार्थियों, कम और आयतन अधिक होता है और विद्यार्थियों घनत्व क्या होता है, कम होता है। वह ग्रह होते हैं, वो किस प्रकार के ग्रह होते हैं, जॉइन ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी जो पट्टी है उससे बाह्य ग्रह है विद्यार्थियों, जो गैस वगैरह इनसे बने होते हैं और उन ग्रहों को हल्की गैसों से बने होते हैं विद्यार्थियों, और उन ग्रहों को हम जॉइन ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। तो हम जानते हैं कि वह बृहस्पति भी है, अरुण भी है, वरुण भी है, पर विद्यार्थियों पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तो पार्थिव ग्रह है जो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, पृथ्वी। अगला प्रश्न, निम्न मंडलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित। अब ये अपने को देखना है विद्यार्थियों कि जो पृथ्वी पर 4 मंडल पाए जाते, इसमें कालक्रम के अनुसार अपने को इसको क्या करना है विद्यार्थियों, व्यवस्थित करना है कि कौन से मंडल का पहले निर्माण हुआ। तो देखो, जल मंडल है, वायुमंडल, जैव मंडल और स्थल मंडल। जब विद्यार्थी मंडलों के बारे में बात करें तो कल वाली क्लास में अपन विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ और जल मंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। और जहाँ हम जानते हैं कि ये तीनों मंडल पाए जाते हैं, वहाँ पर जैव मंडल आसानी से विकसित हो जाता है। इसलिए पृथ्वी ही हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है विद्यार्थियों जहाँ पर ये चारों मंडल पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रह नहीं है विद्यार्थियों जहाँ पर ये चारों मंडल पाए जाते हैं। पर विद्यार्थियों संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंगल ग्रह पर भी इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है, वो अभी संभावना ही है विद्यार्थियों। अपने को देखना है, तो अपने को ध्यान ही रखना है विद्यार्थियों, सबसे पहले किस मंडल का निर्माण हुआ विद्यार्थियों, स्थल मंडल का निर्माण हुआ। उसके बाद मैं बात करूं विद्यार्थियों, वायुमंडल का निर्माण हुआ, और उसके बाद मैं बात करूं विद्यार्थियों जल मंडल का। और हम जानते हैं जहाँ पर ये तीनों मंडल है विद्यार्थियों, वहाँ पर चौथा मंडल अपने आप विकसित हो जाता है। तो चार, सबसे पहले देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों कि इन ऑप्शनों को एलिमिनेशन किस प्रकार से करते हैं, उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें विद्यार्थियों। ये परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प है वो करने वाले, तो ध्यान रखना। जब आपको ए के बारे में जानकारी है कि इस बल का निर्माण सबसे पहले हुआ, अगर मैं इन ऑप्शनों की बात करूं तो विद्यार्थियों पहले मेरे हिसाब से 4 नंबर आना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, सीधा स के अंदर चला, यहाँ ही 4 नंबर है। इसके अलावा इसमें 4 नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। तो इसका मतलब विद्यार्थी चारों और तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ये इसको कहते हैं एनिमिलेशन सिस्टम विद्यार्थियों। तो इस सिस्टम से भी यहाँ पर है वो प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही होगा विद्यार्थियों, वो स आपका उत्तर राइट है। यानी सबसे पहले स्थल मंडल का निर्माण हुआ, उसके बाद में बात करें विद्यार्थियों वायुमंडल का निर्माण हुआ, और उसके बाद बात करें जल मंडल, और फिर अपना बना विद्यार्थियों जैव मंडल। तो इस प्रकार से इन मंडलों के कालक्रम के अनुसार विद्यार्थियों अपने व्यवस्थित किया। अगली बात करते हैं विद्यार्थियों कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी कहने का मतलब ये कि पृथ्वी की आयु कितनी है। ये कह रहा है कि 460 करोड़ वर्ष पहले, यानी आज से 460 करोड़ पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, या 4600 करोड़ वर्ष पहले उत्पत्ति हुई, या 4.6 अरब वर्ष पहले उत्पत्ति हुई, या ये कह रहा है विद्यार्थियों की अ और स दोनों ऑप्शन सही। तो हम जानते हैं विद्यार्थियों कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले, या 4.6 अरब को विद्यार्थियों में 460 करोड़ वर्ष भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये 460 करोड़ वर्ष और 4.6 अरब वर्ष दोनों ऑप्शन क्या है विद्यार्थियों, सही है। तो ऑप्शन नंबर द विद्यार्थियों आपका पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। अगली बात करते हैं विद्यार्थियों, सौर मंडल का पिता किसे कहते हैं। यानी सौर मंडल का पिता का मतलब सदस्य जो सूर्य है विद्यार्थियों, सूर्य के परिवार को ही क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो हम जानते हैं विद्यार्थियों कि एक तारा परिकल्पना हमने पढ़ा था ना, कांट महोदय की परिकल्पना, वहाँ देखा था कि जो निहारिका थी विद्यार्थियों, उससे 9 अलंग चले हो गए और मूल निहारिका वही रही। तो मूल निहारिका को अपन ने क्या कहा था विद्यार्थियों, तो यहाँ बात करें उसको निहारिका का था, और निहारिका को फिर लाप्लास महोदय ने आगे विस्तृत समझाया था। तो इसका मतलब क्या मदाकिनी है विद्यार्थियों सौरमंडल का पिता, नहीं, ये बात पूर्ण रूप से मदाकिनी में आकाश गंगाएं नहीं, ये बात गलत है विद्यार्थियों। ये आकाश गंगाओं में क्या होते हैं, तारे होते हैं। और तारा यहाँ पर जो तारे की बात है, सौरमंडल की बात है, तो इस पर बहुत सारे तारे हैं विद्यार्थी आकाश गंगाओं में। अपन तो एक तारे की, अपन जिस तारे की बात करें वो तो सूर्य की बात करें। तो सूर्य के जो सदस्य परिवार है, सूर्य का जो परिवार है वही तो सौरमंडल होता है विद्यार्थियों। दूसरे तारों का परिवार जिसको अपन सौरमंडल नहीं कह सकते। तो इसका मतलब मदाकिनी हो सकती है ना विद्यार्थियों, ये बात पूर्ण रूप से गलत है। अगली बात करूं निहारिका, हाँ ये बात बिल्कुल क्या है विद्यार्थियों, सत्य है। तो सौरमंडल का पिता किसे कहते हैं अपन, निहारिका को कहते हैं विद्यार्थियों। इसको कहते हैं निहारिका। क्षुद्र ग्रह को कहते हैं ना, और उल्का पिंड को कहते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों बातें गलत विद्यार्थियों। और जो ये निहारिका है वो सौरमंडल का क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेबुला।
अगली बात करते विद्यार्थियों कि खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत पर, यानी ऐसा कौन सा खगोल शास्त्री व्यक्ति था जिसने कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है इस बात को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। और विद्यार्थियों यही प्रश्न 2022 जून के अंदर लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था विद्यार्थियों, उस पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। यानी इस बिंदु से विद्यार्थियों उस परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए थे और अपन आगे भी संभावना यही जताते हैं विद्यार्थियों, इस बिंदु से प्रश्न आपके बढ़ने वाले और वह प्रश्न विद्यार्थियों पूर्ण रूप से इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द बढ़ने वाले, इसलिए आप इन प्रश्नों को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अध्ययन है वो करिए। ये कह रहा है कि जो खगोल शास्त्री कौन सा था जिसने सबसे पहले ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बात की थी, तो अब देखते हैं व्यक्ति, क्या वो एडविन हबल था? ना विद्यार्थी, एडविन हबल ने तो सिर्फ बिग बैंग सिद्धांत की प्रमाण के बारे में बात की थी, बिग बैंग सिद्धांत नहीं दिया था विद्यार्थियों। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बात करता है वो आधुनिक सिद्धांत कौन है विद्यार्थी? एकमात्र बिग बैंग सिद्धांत। तो इस बात का ध्यान रखें, बिग बैंग को सिद्धांत को देने वाला एडविन हबल नहीं था विद्यार्थियों। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण है वो एडविन हबल ने प्रस्तुत किया था। पर इस बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति की मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो व्यक्ति था जॉर्ज लिमेटियर। कौन था विद्यार्थियों? जॉर्ज लिमेटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो विद्यार्थियों कौन है? जॉर्ज लिमेटर। यानी कांट भी नहीं, ये तो पहले थे विद्यार्थियों, चैम्बरलिन भी पहले, ये तो सिर्फ आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा परिकल्पना का देने वाले व्यक्ति है विद्यार्थियों। पर ये तो ब्रह्मांड की बात कर रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित एक ही सिद्धांत विद्यार्थियों, वह बिग बैंग सिद्धांत, और उसका प्रतिपादन जॉर्ज लिमेटर ने किया था और उसका प्रमाण है वो विद्यार्थियों एडविन हबल ने दिया था। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं? यानी जो वर्तमान का वायुमंडल बना और पूर्व का जो वायुमंडल था उस वायुमंडल का क्या हुआ विद्यार्थियों? संशोधन, यानी उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए जिनकी वजह से, यानी वो 3 अवस्थाओं से गुजरा। अपने कल वाली क्लास के अंदर विद्यार्थियों बात की थी। तो उस संशोधन के अंदर अब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो संशोधन उस वायुमंडल में नहीं हुआ था जिससे वर्तमान का वायुमंडल बना? क्या सौर पवन? बिल्कुल विद्यार्थियों ये बात सही है। सौर पवन का मतलब ये होता है, जब हमने पढ़ा हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, उन गैसों की मात्रा में क्या हो रही थी विद्यार्थियों? पहले ये अधिक थी, जब कमी होगी तभी दूसरी गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी। तो उन गैसों की मात्रा में जो कमी हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी विद्यार्थियों? सौर पवन की वजह से ही उन गैसों की मात्रा में क्या हो रही थी? कमी होती। ये बात बिल्कुल सत्य है विद्यार्थियों। दूसरा, गैस उत्सर्जन, जब हमने देखा था विद्यार्थियों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से तो भाप और जो जल वाष्प निकला या जो गैसें निकली, जल ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो उससे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जल वाष्प और जो भाप अगर निकले विद्यार्थी, उसको अपन कहते हैं गैस उत्सर्जन कहते हैं। तो ये बात भी विद्यार्थियों क्या है? सही है। अगली बात, विभेदन। अब विभेदन क्या होता है विद्यार्थियों? विभेदन, जब अपन ने स्थलमंडल का निर्माण कैसे हुआ विद्यार्थियों वो बात की थी, उसके अंदर अपन देखा था कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो अपन ने पृथ्वी के केंद्र वाला भाग है वहां पर क्रोड में अधिक, मतलब जो बड़े आकार वाले और जो भारी पदार्थ है वो अंदर जमे हुए, हल्के और कम आकार वाले पदार्थ है वो पृथ्वी के अंदर से दूर है। तो उनका जो हल्के और जो भारी पदार्थ है उसके अलग होने की जो प्रक्रिया या जो घटना विद्यार्थियों, उसको अपन कहते हैं विभेद। तो इसका मतलब ये वायुमंडल में कतई काम आने वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये वायुमंडल निर्माण या संशोधन में सहायक नहीं थी विद्यार्थी। तो इसका मतलब सही उत्तर है अपना विभेदन। और फिर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो विद्यार्थियों, पहले वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या थी विद्यार्थियों? ज़्यादा थी। और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उस क्रिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का क्या किया जाता है विद्यार्थियों? उपयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडल के अंदर इस गैस की मात्रा में क्या होगी विद्यार्थियों? कमी हो गई। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की क्लास के अंदर अपन ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास इससे संबंधित कुछ जो लगभग अपन 25 प्रश्नों के बारे में विस्तृत चर्चा है विद्यार्थियों की थी। और आशा और उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों इन प्रश्नों को या इस क्लास को आप विस्तृत रूप देखेंगे और ये आपकी परीक्षा के अंदर जो हेल्पफुल होगी विद्यार्थियों, यानी इन प्रश्नों के इर्द गिर्द से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न।